नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी अध्यापक या अध्यापिका या छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में शिक्षण करते समय किन किन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हम पाठ योजना के अवलोकन और जो उसके पर्यवेक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुपरविजन ऑफ लेसन प्लान एंड पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी ऑफ टीचर। और पर्सनालिटी ऑफ टीचर में हम ये देखना चाहते हैं कि अध्यापक के व्यक्तित्व में सबसे पहले होता है उसका वाणी प्रभावपूर्ण हो, इफेक्टिव वॉइस हो। दूसरा उसमें हो जो वेशभूषा है, प्रॉपर ड्रेस हो। कहने का अर्थ है कि उसने जो स्कूल द्वारा या फिर उसके सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई वेशभूषा है एक अध्यापक के लिए भी होनी चाहिए। और एक आदर्श वेशभूषा क्या होती है, उस वेशभूषा में एक शिक्षक, चाहे वो छात्र अध्यापक के तौर पे हो, छात्र अध्यापिका के तौर पे हो, या फिर एक अध्यापक और या अध्यापिका के तौर पे परमानेंट स्कूल में अध्यापक हों। और साथ ही उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के बाद हम बात करते हैं स्वस्थ सामाजिक वातावरण, हेल्थी सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि कक्षा में हेल्थी सोशल इन्वायरमेंट को जनरेट करने का कार्य शिक्षक का होता है। क्योंकि शिक्षक यदि खुद हेल्थी होगा, स्वस्थ होगा, तो वो कक्षा के वातावरण को भी हेल्थी बना देगा। और उसके बाद बात करते हैं जनतंत्रात्मक दृष्टिकोण, उसका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए शिक्षक का। और साथ ही साथ उसको, शिक्षक को युक्ति संपन्न होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। यदि शिक्षक के पास रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सफुल है, तो वह अच्छे प्रकार से कक्षा में शिक्षण कर सकता है। और शिक्षक के व्यक्तित्व के लिए जरूरी है उसमें संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए टीचर में। और साथ ही साथ उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यदि टीचर को नहीं होगा तो वो अच्छे से शिक्षण नहीं कर पाएगा। और उसके बाद करते हैं शुद्ध भाषा, करेक्ट लैंग्वेज का होना अत्यंत आवश्यक है। ये अध्यापक के व्यक्तित्व से संबंधित, पर्सनालिटी ऑफ टीचर से संबंधित गुण हैं। इन गुणों का शिक्षक में होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो छात्र अध्यापिका के तौर पर हो या छात्र अध्यापक के तौर पर हो या अध्यापक या अध्यापिका के तौर पर स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे हों। इसके बाद करते हैं कक्ष की व्यवस्था, क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, ये शिक्षक को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। इन सभी प्रकार से हम लेसन प्लान का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बैठने की समुचित व्यवस्था है या नहीं है, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम में है या नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप किसी क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो पहले ये देखें कि सभी बच्चों की बैठने की समुचित व्यवस्था है या नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि अनुशासन जो वहां पर कक्षा का है वो जनतंत्रात्मक एवं प्रभावात्मक है या नहीं है, जो वहां का डिसिप्लिन है वो डेमोक्रेटिक एंड इफेक्टिव है या नहीं है, यह आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा समय का उचित प्रयोग। कहने का अर्थ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कहने का अर्थ है एक शिक्षक के लिए जरूरी है जब भी उसका वादन शुरू हो रहा हो, जब भी उसका पीरियड शुरू हो रहा हो कक्षा में, वो कक्षा में जाने से पहले ही पूर्ण तैयारी कर ले और समय का सदुपयोग करे। प्रॉपर जिस समय क्लास प्रारंभ होता है और जब क्लास का छूटने का समय होता है, क्लास को पूर्ण होने का समय होता है, उस समय का जो निर्धारित बिंदु समय टाइम टेबल है उसको पालन करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं अध्यापन की तैयारियां, प्रिपरेशन फॉर टीचिंग के लिए कौन कौन सी तैयारियां टीचर को करके आनी चाहिए पहले कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व। उसमें क्या होना चाहिए, पाठ योजना का निर्माण होना चाहिए, प्रिपरेशन फॉर टीचिंग में आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, उस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए पहले से आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए टीचिंग की। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्यों का निर्धारण। कहने का अर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग बात पहले से भी कर रहे थे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इनके बारे में कहने का अर्थ है पहले से ही जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए कि आज पाठ योजना के द्वारा कौन से सामान्य उद्देश्यों और विशिष्ट उद्देश्यों की जानकारी आज शिक्षण के दौरान दी जाएगी। साथ ही साथ सहायक सामग्री का चयन और निर्माण बहुत सही ढंग से होना चाहिए। सिलेक्शन एंड
प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, कहने का अर्थ उसके लिए श्रव्य हो चाहे दृश्य सामग्री हो, उन सामग्री का प्रॉपर वे में आपने प्रयोग करना चाहिए और उसके अलावा आप उसी के द्वारा ही शिक्षण कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं और शिक्षण कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन, जो कक्षा में आपका इंट्रोडक्शन है, जो आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं आज, उसके लिए क्या है, जो प्रस्तावना है वो उपयुक्त होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं और लेसन प्लान आपका कुछ और ही तैयार है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए और उसका एप्रोप्रिएट होना चाहिए, साथ ही स्तरानुकूल एवं प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव एंड अप टू द मार्क। कहने का अर्थ है कि जो जिस स्तर के अनुसार जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस लेवल का ही आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए और उसको कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं इफेक्टिव रूप से आपको प्रस्तुत करना चाहिए। और साथ ही साथ जो अध्यापन विषय से जो संबंधित नॉलेज दे रहे हैं आप, सब्जेक्ट मैटर को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रॉपर वे में उस सब्जेक्ट मैटर को आपने प्रस्तुत करना चाहिए। प्रॉपरली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर को आपको सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से बच्चे को रुचि उत्पन्न हो, बच्चा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, इंटरेस्ट ले सके। इसके बाद जो पाठ का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ लेसन है, वो डेवलपमेंट ऑफ लेसन जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें पाठ विकास के लिए जो प्रॉपर शिक्षण विधि है उस विधि का आपको प्रॉपर वे में ज्ञान होना चाहिए। कौन सी आप मेथड यूज करेंगे, कौन सी आप टेक्निक यूज करेंगे। कहने का अर्थ है कि एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेसन। कहने का अर्थ है कि उस लेसन प्लान को आज जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, उस टीचिंग के दौरान आपको मेथड्स एंड टीचिंग के बारे में, मेथड्स एंड टेक्निक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप जब डेवलपमेंट और लेसन प्लान कर रहे हैं उस डेवलपमेंट में ये जरूर देखें कि किस मेथड से आप पढ़ाएंगे, कौन सी टेक्निक आप लगाएंगे, सहायक सामग्री का आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ये सारी की सारी जानकारियां एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वो चाहे प्रशिक्षण के दौरान हो, चाहे वो नियमित रूप से एक शिक्षक हो, उसके लिए इस सभी जानकारियों को होना अत्यंत ही आवश्यक है। पाठ योजना के लिए कहने का अर्थ है कि जो तकनीक है उसका प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए। कहना चाहिए कि अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज, क्योंकि जो आप जिस टेक्निक का यूज करेंगे वो ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो उस कक्षा के बच्चों के लिए आसानी से समझ में आ जाए, बच्चे उससे अधिक नॉलेज ले सकें। तो दूसरा, पाठ जो विकास में विद्यार्थियों की जो भागीदारी होनी चाहिए वो सबसे अधिक होनी चाहिए। स्टूडेंट जो पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान है उसमें स्टूडेंट की भूमिका सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को ही नॉलेज लेनी है आपके द्वारा जो नॉलेज दी जा रही है। तो इसलिए स्टूडेंट की जो विद्यार्थियों की भागीदारी है वो अधिक से अधिक करने की पूरे लेसन प्लान के दौरान टीचर को कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो अटेंशन टूवर्ड द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कहना चाहिए कि जो आप लेसन प्लान को कक्षा में टीचिंग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ही आपको टीचिंग करनी चाहिए। और साथ ही साथ विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। कहने का अर्थ है इन हेरेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, कहना चाहिए कि इंक्रीज करो, और इंक्रीज करने से क्या होगा कि बच्चे आपके जो लेसन जो प्लान आप टीचिंग कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक बच्चे क्या करेंगे, सहभागी रूप से डायरेक्ट आपके लेसन के साथ जुड़ पाएंगे, आपकी नॉलेज को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से सीख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि एक शिक्षक के लिए कि वो जब भी कक्षा में लेसन प्लान के अकॉर्डिंग टीचिंग कर रहा है तो, या फिर लेसन प्लान से हट करके भी टीचिंग कर रहा है, तो उद्देश्य केवल ये होना चाहिए आपके द्वारा जो भी लेसन प्लान पढ़ाया जा रहा है उसमें विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक से अधिक होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका स्टूडेंट की सहभागिता को आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी अच्छी टीचिंग नहीं हो सकती है। और टीचिंग के लिए जरूरी है कि पाठ योजना के अनुसार ही टीचिंग की जाए, क्योंकि पाठ योजना के अकॉर्डिंग आप टीचिंग करते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट स्टूडेंट से
की नॉलेज से वंचित नहीं रह सकता। स्टूडेंट हर प्रकार की नॉलेज को, अपने ज्ञानात्मक पक्ष को, अपने भावात्मक पक्ष को, अपने क्रियात्मक पक्ष को, नए ज्ञान के सीखने के लिए तत्पर हो सकता है। और साथ ही साथ जो आपके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न कौशल। जो आप प्रश्न का कौशल है, जो क्वेश्चन स्किल है, वो क्वेश्चन स्किल किस प्रकार से होनी चाहिए उसकी बात करें। कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास। क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्नों का स्तर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड क्या कहते हैं, या फिर 8th क्लास या 9th क्लास के लेवल का है, 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा के स्तर के अनुसार ही आपका क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास के अकॉर्डिंग लेसन प्लान आपने बनाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन स्किल होना चाहिए। और साथ ही साथ नुकीले प्रश्न नहीं होने चाहिए, पिन पॉइंट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिन पॉइंटेड जो क्वेश्चन होंगे तो वो प्रश्न कहने का अर्थ है स्टूडेंट के मन और मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। इसलिए नुकीले प्रश्नों को रखने की, पिन पॉइंट क्वेश्चन को रखने से बचना चाहिए। साथ ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए जो उसको चैलेंज करें। कहने का अर्थ है ऐसे क्वेश्चन रखें कि जिसमें कि डिबेट ही क्लास में स्टार्ट हो जाए। आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसमें से तर्क वितर्क होना क्लास में ही स्टार्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, आपका समय भी खराब होगा। जो आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए पूरा प्रॉपर तैयारी करके आए हैं, उसको आप सही रूप से कक्षा में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इससे जरूरी है कि नुकीले प्रश्न भी न हो, चुनौतीपूर्ण भी नहीं हो, और कहने का अर्थ है चैलेंजिंग एंड पिन पॉइंट क्वेश्चन से बचना चाहिए। और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास के अनुसार ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए। और साथ ही प्रश्नों का समान वितरण होना चाहिए, कहने चाहिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए और लेसन प्लान में। क्योंकि लेसन प्लान में यदि आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस होगा तो उससे क्या करेंगे, आप अच्छे से समान रूप से बच्चों से सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप पूछ सकते हैं। तथा जो उत्तर देने के लिए जो पर्याप्त समय देना चाहिए बच्चों को। कहने का अर्थ है यदि जो बच्चा आपका आंसर दे रहा है तो सफिशिएंट टाइम फॉर आंसरिंग, क्योंकि बच्चा यदि आपके क्वेश्चन को किसी वजह से समझ नहीं पाया, सपोज दैट, तो आपके लिए वहां पर ये क्वेश्चन को रिपीट करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपका क्वेश्चन रिपीट करने के बाद ही बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सहायक सामग्री के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि बच्चे को आसानी से जो आपने प्रश्न पूछा उसके आंसर को वो क्या कर सके, सफिशिएंट टाइम फॉर आंसरिंग। क्योंकि आंसर के लिए आपने सफिशिएंट टाइम दिया तो वो बच्चा उस क्वेश्चन के आंसर को समझ करके आपको उत्तर देने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ संतोषजनक उत्तर होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। कहने का अर्थ है कि आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर लेने की कोशिश करें, क्योंकि संतोषजनक उत्तर आपको प्राप्त होगा तो उससे क्या करेगा कि दूसरा बच्चा उस नॉलेज को लॉन्ग टाइम तक या लाइफ टाइम उस नॉलेज को गेन कर रहा है। तो इससे जरूरी है कि बच्चे से, यदि किसी बच्चे से यदि आंसर आपका लगता है कि सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तो आपको ये नहीं कि उस आंसर को ही आपने, गलत उत्तर को ही सही नहीं मानना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सही उत्तर के लिए आपको अन्य दूसरे बच्चों से भी क्वेश्चन पूछना है। इससे सही उत्तर, करेक्ट आंसर के लिए और सेटिस्फैक्ट्री आंसर के लिए आपको कोशिश करनी है। और उसके बाद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि यदि क्या होता है टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होकर के जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं या नेक्स्ट डे आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बच्चा आपकी कक्षा में उत्तर देने के लिए खुद पे खुद तैयार होगा, क्योंकि आपके द्वारा जो उसको मोटिवेट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और साथ ही साथ गलत उत्तरों को सही करना, टू करेक्ट द रॉन्ग आंसर्स, क्योंकि लेसन प्लान में ये जरूरी आपका उद्देश्य ये है कि नया ज्ञान देना और उस ज्ञान को भावात्मक और क्रियात्मक रूप से लाना है। तो आपको गलत उत्तरों को सही भी करना आपको आना चाहिए, और बच्चा यदि गलत आंसर दे रहा है तो उसको सही आंसर क्या है वो आपका सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए जरूरी है कि जब भी बच्चा आपको कक्षा में उत्तर दे रहा है, यदि किसी वजह से वो उत्तर सही नहीं है जो आपने क्वेश्चन पूछा, या फिर वो बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की, यदि गलत उत्तर दे रहा है तो बच्चे से आपने सही उत्तर की कोशिश करनी है, टू करेक्ट द रॉन्ग आंसर। और उसके बाद जो अदर पॉइंट्स हैं इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कक्षा में एक छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका या एक अध्यापक एवं अध्यापिका के द्वारा जो लेसन प्लान कक्षा में प्रस्तुत किया जा रहा है, टीचिंग की जा रही है, उसमें कहने का अर्थ है कि श्यामपट्ट कार्य व्यवस्थित होना चाहिए। कहना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा, श्यामपट्ट जो है विद्यार्थियों के सहयोग से विकसित करना चाहिए। कहना चाहिए ब्लैक बोर्ड समरी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ
स्टूडेंट की हेल्प से ही आपको क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड समरी को तैयार करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का प्रॉपर वे में टीचर जो टीचिंग कर रहा है वो फेस टू फेस टीचिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, स्टूडेंट अधिक से अधिक आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपने व्यवहार को और भावात्मक रूप से उस ज्ञान को सीख पाएगा। साथ ही साथ जो श्यामपट्ट में आपका लेख है वो स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो होनी चाहिए नीट एंड क्लियर और नीट एंड क्लीन या क्लियर एंड नीट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके द्वारा लिखा हुआ यदि शब्द जो लिख रखे हैं आपने, जो भी आप अक्षर या शब्द यूज कर रहे हैं, उनका साइज जो होना चाहिए प्रॉपर वे में वे बहुत सही होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि शब्दों का आकार बहुत ही बड़ा है और जो कि ब्लैक बोर्ड में आपने 4 लाइन लिखी तो आपका ब्लैक बोर्ड पूर्ण हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि आपको लेसन प्लान की जो माइक्रो टीचिंग के जो पार्ट थे, माइक्रो टीचिंग में आपने 6 की 6 स्किल्स को सीखते वक्त भी सीखा होगा कि किस प्रकार की राइटिंग को जो श्यामपट्ट में लिखा जाता है उसमें शब्दों का आकार किस प्रकार का होना चाहिए, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ये सब कुछ का ज्ञान एक शिक्षक के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अनुसार ही वो पाठ योजना के दौरान श्यामपट्ट पर जो उसकी लेख होगी वो स्पष्ट होगी और सुंदर होगी। और साथ ही साथ जो सहायक सामग्री का प्रभावी प्रयोग होना चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स कहने का अर्थ है वो श्रव्य सामग्री यूज कर रहा है, चाहे वो दृश्य सामग्री यूज कर रहा है, चाहे चार्ट के द्वारा समझा रहा है, चाहे मॉडल के द्वारा समझा रहा है, या फिर वह किसी अन्य माध्यम से उसको सिखाने की कक्षा में कोशिश कर रहा है, तो वहां पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए चार्ट आप बना करके लेके आए, इतना छोटा सा बना रखा है जो कि लास्ट में बैठा हुआ बेंच में बैठा हुआ बच्चे को वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका शब्द का आकार या फिर उस चार्ट में बनाया हुआ जो चित्र है, जो डायग्राम आपने बना रखा है, यदि स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपका जो शिक्षण है वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो आपने सहायक सामग्री प्रयोग कर रखी है वो स्टूडेंट को नए ज्ञान को सीखने के लिए ही तत्पर नहीं कर पा रही है या नए ज्ञान को उसको आत्मसात करने के लिए नहीं जागरूक कर पा रही। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो जो सहायक सामग्री का जो प्रभावी प्रयोग है, इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स था, वो नहीं हो रहा है। और साथ ही छात्र के स्तरानुकूल जो होना चाहिए कक्षा का कार्य होना चाहिए। क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के जो के अनुसार ही कक्षा का कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं जो क्लासरूम जो का कार्य कर रहे हैं आप वो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स न हो करके अलग ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो भी क्लास वर्क है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स को का ही आपको ध्यान रखना है, उस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको शिक्षण का कार्य करना है। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन। कहने का अर्थ है जो आपका मूल्यांकन कर रहे हैं आप वो कहने का अर्थ है उस उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए जिसमें आपका, जैसे पहले बात की थी, जिसमें सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य, क्या ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं किया, इन उद्देश्यों के आधारित ही आपका मूल्यांकन होना चाहिए। और मूल्यांकन करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि जो आप होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को बच्चा करके लेके आया या नहीं लेके आया। साथ ही साथ जो आप क्लास में एक्टिविटी कर रहे हैं, कहने का अर्थ है जो आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान पढ़ाते वक्त जो भी आपके द्वारा टीचिंग पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप पढ़ा देते हैं, ओरल उसको समझा रहे हैं, उसको चार्ट या मॉडल या क्या कहता है ऑडियो वीडियो रूप में या फिर किसी अन्य प्रकार से आप उसको समझा रहे हैं, तो उसके बाद उसको जो आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा स्टूडेंट की हेल्प से, उसके बाद स्टूडेंट ने उसको अपनी नोटबुक में या फिर उसने कॉपी में उसको उतार लिया है, तो उसके बाद जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन आपका स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए और जो आपने पढ़ा रखा है उससे संबंधित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मूल्यांकन कार्य कुछ और पढ़ा कुछ और रहे, मूल्यांकन किसी और चीज़ का कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है और जो आपके डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है और जो इवोल्यूशन क्वेश्चन है, जो रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन है, ये जो सारे के सारे प्रश्नों का स्तर आपको पता होना चाहिए और आपको जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो उद्देश्य आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन होना चाहिए। और साथ ही साथ उपयुक्त गृह कार्य होना चाहिए, प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क देने से क्या होगा कि स्टूडेंट घर में जाकर के आपके द्वारा पढ़ाए हुए ज्ञान को पुनः
सीखने की कोशिश करेगा, याद करने की कोशिश करेगा, उसी के अनुसार वो अपने होमवर्क को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। और लास्ट में होता है कि पाठ का प्रभावी समापन होना चाहिए। इफेक्टिव जो कंप्लीट ऑफ द लेसन प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपका लेसन प्लान को जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उस कंप्लीट लेसन प्लान में पूरी समरी को एक बार जरूर बता दें कि कहाँ से आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनों को से लेकर के, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या था कि प्रीवियस नॉलेज को आप चेक कर रहे थे कि बच्चे में प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। प्रीवियस नॉलेज के बाद आपने चेक करी कि डेवलपमेंटरी क्वेश्चन इसलिए कि जो आज का जो आपका टॉपिक था उस टॉपिक से रिलेटेड जो टीचिंग पॉइंट थे उस टीचिंग पॉइंट की नॉलेज देने के लिए आपने डेवलपमेंटरी क्वेश्चन किए। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जो उसके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के एक मेन आधार बन रहे हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। उस डेवलपमेंटरी क्वेश्चन के बाद आपने ये किया कि आपने पीपुल्स टीचर स्टेटमेंट या टीचर स्टेटमेंट के रूप में आपने उस ज्ञान को देने की कोशिश की। अब इस प्रकार से हम कहने का अर्थ है कि जो हमने क्लास में आज पूरा पढ़ाया 40 मिनट या 45 मिनट के लेक्चर में हमने जो क्लास में पढ़ाया उसको हम समरी रूप में बच्चे को जरूर बताएं। इससे ये होगा कि बच्चे को क्लास में आपकी एंट्री से लेकर के जो लास्ट तक आपने जो भी एक्टिविटी की, जो भी आपने ज्ञान दिया, चाहे वो ज्ञान आपने ओरल दिया, चाहे वो आपने ज्ञान क्या कहते हैं चार या साइड सामग्री के या फिर मॉडल के द्वारा या ऑडियो वीडियो रूप में दिया, उस ज्ञान को एक बार समराइज रूप में जरूर बच्चे के सामने बता दें, जिससे कि बच्चे के मन मस्तिष्क में वो ज्ञान स्थायी हो जाए। ये सारे के सारे गुणों को, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ को एक टीचर में होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे टीचिंग के प्रोफेशन में आप एज ए पीपुल्स टीचर हैं और चाहे आप भविष्य में एक अध्यापक या अध्यापिका बन करके कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं। क्योंकि कक्षा में शिक्षण करते समय जरूरी है कि आप पाठ योजना के अनुसार ही शिक्षण करें और पाठ योजना के ऑब्जर्वेशन के लिए निर्धारित किए गए इन सभी बिंदुओं को पूर्ण करना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यदि एक शिक्षक प्रॉपर वे में इन सभी गुणों को आत्मसात करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए अपने अंदर धारण करता है और इसी के अनुसार एक अच्छा शिक्षण करने की कोशिश करता है, तो वास्तव में यह माना जा सकता है कि इससे कक्षा में सीखने वाले बच्चों का ज्ञानात्मक लेवल में वृद्धि होगी, उनके भावात्मक लेवल में वृद्धि होगी, उनके क्रियात्मक लेवल में वृद्धि होगी, उनके अंदर नए कौशल का विकास होगा और वो आपके विषय को सीखने के लिए तत्पर हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है पाठ योजना को पूर्ण रूप से जो आपने लेसन प्लान बना रखा है उसको इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करें और इन्हीं के अनुसार शिक्षण कार्य करें। और शिक्षण कार्य के लिए जरूरी है कि पाठ योजना का होना और पाठ योजना के लिए जरूरी है इन सभी बिंदुओं को पूर्ण करना। धन्यवाद।